गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए आपका 15 पाठ यानी कि 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग नीलकंठ, और जानेंगे नीलकंठ ये पाठ में क्या है। वैसे तो आपको मैंने बताया था कि एक जो इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी, इन्होंने एक मोर को पाला था और वो मोर का नाम क्या रखा था, तो नीलकंठ रखा था। किस तरह से वो नीलकंठ की जो बातें थी वो इसमें उन्होंने याद किया है, उनको यादों को। और नीलकंठ का जो उनकी जो नीलकंठ जो मोर रहता है उसकी जो पार्टनर रहती है, जो उसके साथ लाई गई थी, उसका नाम राधा था, वो किस तरह से वो नीलकंठ का इंतजार करती है। तो लेखिका ने अपने उनके उसको याद में, नीलकंठ की याद में, मोर की याद में ये पाठ लिखा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस पाठ को। उस दिन क्या, एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते उन्होंने सड़क आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, मतलब शुरू किया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है, आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर में सीने का में भी तो सीने का इंसान दिल है, मारने के लिए नहीं। इसीलिए मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? अब टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो 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 और मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के बीच कोई निश्चित स्टेशन नहीं। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता, मतलब जो जहाँ रुक जाए वो बोलते समय वही वहाँ का स्टेशन है उनका। तो वो मतलब जब बोलना शुरू करते हैं तो उनका कोई अंत नहीं होता। तो इस तरह से वो बोल रही हैं। इसी तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने ही बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते मेरी दृष्टि तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंचती है, जैसे तीतर के समान 2 बच्चे बैठे हो। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वो पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। अब क्या, मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ भी भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे एक मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा। भाई जरा सोचो तो, इसे मोर की कोई खासियत है तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? वो मुझे क्यों सुनने लगा? अब आपके ख्याल से अष्टा पछता कर देना ही पड़ता था। अब आपको मुंसिफ समझे। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम और 5 बड़े मियाँ के ईमान को देकर मैंने वहाँ छोटा सा पिंजरा कार में रखा, मानो वो जाली के चौखट के चित्र का जीवित हो गया। अब दोनों जो पक्षी थे शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव है और उड़ने योग्य हो गया। घर पहुंचने तक सब कहने लगे कि तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। अब कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण मैंने ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर का क्या सुरखाब के तौर पर लगे हैं, तो पक्षी ही है। चिढ़ा दिया जाने के कारण मैंने संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में थोड़ी विशेषता आ गई, मतलब कुछ बदलाव आ गया। पहले मैंने पढ़े लिखने के कमरे में उन्हें पिंजड़ा रखा, ठीक है, पढ़े लिखने वाले कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोल दिया। फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां बनाकर पानी रखा। अब दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कहीं मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे। अंत में लुका छिपी से थका उन्होंने मेरे सर्दी कागजों की टोकरी को ही अपना बसेर का गौरव प्रदान किया। अब 2-4 दिन में ही वह इसी प्रकार के दिन से इधर उधर गुप्तवास करने लगे और रात में रद्दी की टोकरी से प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त होकर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अभिभूत होने लगे, यानी कि वह पहचानने लगे, ठीक है, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी अलमारी में, कभी लेखिका के पास। तो इस तरह से वो मोर परिचित हो गया, मतलब अपने उस घर के माहौल से। खिड़कियों को तो वो जाली लगी थी, दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली जो है नवंगतुकों का पता लग सकती थी, मतलब ये जो लोग मेहमान आए हैं तो उसका वो बिल्ली पता चल जाता तो फिर उसको नुकसान पहुंचाती, तो इसलिए वो दरवाजा हमेशा बंद रखती थी। अब क्या, उसके शोध का क्या परिणाम होता अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे चूहों पर आक्रमण नहीं करती बस, परंतु ये जो सर्वथा अपरिचित पक्षियों को अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे या फिर दोनों, उसकी दृष्टि में ऐसे गहरे मेरी मेज को सिंहासन बना ले। ऐसी स्थिति चित्ता जैसे अभिमानी मजारी के असह्य कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा तो मैंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाले के बड़े घर में पहुंचाया, और मेरे जीव जंतुओं का भी सामान्य निवास है। अब दोनों नवांगतुकों ने पहले से रहने वाले वैसे ही कौतूहल को जगाया, और नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है लक्का कबूतर नाचना
छोड़कर दौड़ पड़े। अब चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु की रागनी अलापने लगे और बड़े खरगोश सभ्य सभाप्रदों के से समान कर्म से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंदे जैसे छोटे खरगोश उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने चिड़िया पाल कर रखा था, कबूतर था, खरगोश थे। तो इस तरह से आपस में ही सभी एक दूसरे से भूचाल आने लगे, मतलब सब उछल कूद करने लगे। कुछ नया मेहमान आ जाएंगे घर पे तो आदमी इधर उधर होने लगते हैं, तो वो इस तरह से वो चिड़ियाघर मानो भूचाल आ गया। अब दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। वो कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे झिल्ली से तितली का बनना। ठीक है। अब क्या है, मोर के सिर पर कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकी और पैनी हो गई और गोल आंखों में इंद्रनी के नीलाला छिड़कने लगी और लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिया में धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी और दक्षिण वाम में दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। अब उनका गर्दन क्या है, ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करना और शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था वो उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं और आका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर आदि से मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। अब नीला गिरवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात है कि कभी नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं के सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। यहाँ पे देखो किस तरह से ये मोर दिख रहा है ना, यहाँ पे पक्षी है, खरगोश है और ये सांप है। सवेरे ही वह खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर और ले जाता और वहां दाना दिया जाता। घूम घूम कर मानो सबको रखवाली करता रहता था वह मोर। किसी न किसी की कुछ गड़बड़ की अपने तीखे जंचु प्रहारों से दंड देने दौड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को चोंच से अपने कान में पकड़ कर उठा लेता और कभी वो आत्र कदन करना करने लगते इधर उधर लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों को कर्णवेद संस्कार हो जाता और वे फिर से क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही उसे जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी के पंख फैलाकर बैठ जाता और उसकी लंबी सी पूंछ सघन पंखों में छुआवल की जैसा खेलते रहते थे। ऐसी ही स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब क्या, निगलने के प्रयास से सांप ने उसको आधा शरीर तो मुंह में दबा ही रखा था सांप ने, और जैसे आधा शरीर जो बाहर था, और वो चींची का स्वर इतना तीव्र था, इतना तेज था कि किसी को भी स्पष्ट सुनाई दे सकता था। अब नीलकंठ क्या है, दूर ऊपर झूले में सो रहा था। अब उसी के चौकन्ने से उसे कानों में मंद स्वर की व्यथा पहचानी और पूछ पंख समेट कर सर से झपटे नीचे वो आ गया। संभवतः उसकी सहज चेतना से ही वो समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अतः उसने क्या किया कि सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो सांप जो है वो अधमरा हो गया और पकड़ उसकी ढीली पड़ते ही खरगोश का जो बच्चा था वो उसके मुख से निकल आया और निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा वो सांप। अब राधा ने उसकी सहायता देने के लिए आवश्यकता नहीं समझी, परंतु उसकी मंद केका ने किसी असामान्य घटना की सूचना और सब और से प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। अब नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका था, टुकड़ा कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसकी पंखों के नीचे वो उष्ण तरह देता उसे गर्मी देती रही। कार्तिकेय ने उस युद्ध वाहन के लिए मयूर को ही क्यों चुना होगा, और यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है ना। मयूर कालप्रिय वीर पक्षी है जो हिंसक मात्र नहीं है, इसी से वो बाज चील और इनकी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसका जीवन ही क्रूर क्रम था। अब नीलकंठ अपनी जातिगत विशेषताएं तो थी, पर उसका मानवीकरण भी हो गया था। हाँ, मेघों की सावली छाया में इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर वो नाचता था, है ना। जब नृत्य में एक सहज लय ताल रहता था, आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम घूम कर वो किसी अलक्ष्य क्षम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वो नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी और पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी, बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचती उसके झूले से उतरकर नीचे आ गया
और पंखों को सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में वो खड़ा हो गया। तब से नृत्य की भंगिमा नृत्य का कर्म बन गई है। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ को की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयभूत हो उठता था। ये देखो, यहाँ पे जब ये महादेवी वर्मा जी बैठी हैं तो कोई विदेशी भी मेहमान आते थे तो ये इसी तरह उनका स्वागत करता था। वो नाचता था, पंगटाकर उनको अपना नृत्य दिखाता था। तो वे क्या है, वो उनको लगता था कि ये बहुत ही मतलब अच्छा सत्कार करता है, उसका सम्मान देता है। विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता है, यानी कि वो अपनी चोट से उस भयंकर सांप को खंड खंड कर सकता है, टुकड़ा कर सकता है, उसे मेरी हथेली पर रखे हुए भुने हुए चने कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था। हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था, आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, है ना। अब पुष्पित यानी कि फूल जिसमें लगे रहते हैं, फल लगे रहते हैं, वो पेड़ उसको भाता था, वो पेड़ पे बैठा रहता था। अब बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लग जाते थे तो अशोक के नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब जाली घर में वो अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था, मतलब उसको बाहर जाना होता था, पेड़ पे बैठना होता था। इस तरह से तो सब उसको बाहर निकाल देते थे कि ठीक है, वो अब पेड़ पे जाना चाहता है, तो इस तरह से। अब नीलकंठ क्या है, राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो क्या होती है, वर्षा ऋतु मोरों की होती है। तो मेघों के जब उमड़ आने से पहले ही हवा में सजल आहट पा लेते थे कि अब बारिश होने वाला है, बारिश का मौसम आ रहा है, तो उसकी मंद केकार की गूंज अनुगूंज ग्रीव से तीव्र होती हुई मानो बूंद के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर इस तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती थी, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती थी और नीलकंठ के नृत्य का वेग भी उतना अधिक बढ़ता जाता था। जितना बारिश की बूंद तीव्र मतलब बहुत उसकी धार तेज होती थी, वैसे नीलकंठ जो है वो नाचना, उसकी जो गति होती थी वो और बढ़ जाती थी, वो और बहुत स्पीड में नाचने लगता था ऐसा। अब उसकी केका का स्वर उतना ही मंद स्वर से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोट से पी पी कर पंखों का गीलापन को दूर करता था। इस तरह आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। फिर इस बार क्या पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को मैंने ध्यान केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुझ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ के भाषण मेल से मैं फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी माँ ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। कभी ऐसी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं इसे सिर पर पटक देता। पर आपसे भी अधमरी बोने ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह तो 7 रुपये देकर अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बनाया। पंजों की मरहम पट्टी की देखभाल करने पर महीने भर उसमें वह अच्छी हो गई, वो मोरनी। अब वो क्या हो गया, उंगलियां वैसे टेढ़ी मेढ़ी रही परंतु ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। अब जाली घर में पहुंचाया गया, नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप थी, स्वभाव से भी वह कुब्जा ही प्रमाणित हुई। नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। जब कुब्जा उन्हें साथ देखती तो मारने दौड़ती, चोंच से मार मार कर उसे राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई तो यह थी कि नीलकंठ दूर भागता था और उसे वह जो कुब्जा थी वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और किसी तरह जीव जंतु से उसकी मित्रता नहीं थी। किसी भी जीव जंतु से, वहाँ चिड़ियाघर में जो भी थे उनसे उनकी दोस्ती नहीं थी। वो नीलकंठ के साथ ही रहना चाहती थी कुब्जा। वह किसी न किसी नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी और बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वो पंख में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे को फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कलल कोलाहल से उसे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाले के घर से निकल भागा और कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं पर छिपा बैठा रहा, जहां से वह पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा, मैंने दाना देकर सदा भांति पंखों से मंडलाकर बना खड़ा होकर जाता था। उसकी थाल में थकावट, आंखों में शून्यता रहती थी। अब अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती थी कि थोड़े दिन बाद सब मेल हो जाएगा। अंत में क्या हुआ, 3-4 माह के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ और पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मैंने पुकारने पर उसके ना उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ क्या था, वो मर गया था। क्यों? क्योंकि उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। कोई बीमारी भी हुई, उसे कोई बीमारी भी ना कोई उसे बीमारी थी, ना कोई रंग बिरंगे फूल के सतपक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला।
फिर अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई और गंगा के बीच धार में उसे प्रभावित कर दिया। और पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट ही कई दिनों तक कोने में बैठी रही। वह उदास रही और कई बार भाग कर लौट आया था। वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाई रहती थी। कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी। खोज के क्रम में वो प्राय जाली का दरवाजा खोलते ही बाहर निकल जाती और आम, अशोक और कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, आम से उतरी थी कजली अलसेशियन कुत्ती थी, सामने पड़ गई। अब स्वभाव के अनुसार कजली को भी चोट से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसके गर्दन पर लग गए। इसके बाद उसका कलल कोलाहल द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन तीनों पक्षियों ने मुझे प्रकृति की विभिन्नता का परिचय दिया है। वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छिन्न हो जाता है, तब वो कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तिरतर करके नीलकंठ को बुलाती है। महादेवी ब्रह्मा। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसमें मोर मोरनी के प्रेम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पक्षियों को भी आभास हो जाता है किसी भी चीज़ों का, उसके जो स्वभाव होते हैं, उनकी जो हरकतें होती हैं वो कभी कभी कितनी अच्छी लुभावनी होती है। तो इसमें उस पाठ में कुछ कुछ जो नीलकंठ की हरकतें थी तो वो महादेवी जी को बहुत ही रोचक लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। उसके बाद शब्दार्थ कठिन शब्द दूंगी, वो कॉपी में लिखकर अच्छे से इस पाठ को पढ़िए, लिखिए, प्रश्न उत्तर लिखिए। ठीक है, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।